नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम घंटी बजाओ में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज घंटी बजाओ की शुरुआत एक सवाल के साथ। हम और आप अस्पताल क्यों जाते हैं? जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे यह कौन सा बेतुका सवाल है। अस्पताल लोग इलाज के लिए ही तो जाते हैं। दरअसल इस सवाल को पूछने के पीछे हमारा मकसद आपका ध्यान इस ओर खींचना है कि किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अस्पताल की इमारत का होना। बाकी कुछ सुविधाओं में कमी हो तो कम से कम बिल्डिंग तो हो। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल में ऐसे मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन हुए जिनकी बिल्डिंग पूरी ही नहीं हो पाई है। अब आप सोचिए कि भला मरीज बिना बिल्डिंग के अस्पताल में कैसे इलाज करवाएं? तो जो अस्पतालों के ये चुनावी उद्घाटन हो रहे हैं, आपको आज उसी पर घंटी बजानी है, क्योंकि बड़ा सवाल है कि आधे अधूरे निर्माण कार्य वाले अस्पतालों का उद्घाटन क्या जनता की आंखों में धूल झोंककर वोट हासिल करने का खेल है? आप घंटी जरूर बजाइए 8422 840000 पर। सरकार द्वारा जल्दबाजी की गई है। अगर इसी को थोड़ा सा और अच्छे से पूरा तरीके कंप्लीट करके सारी सुविधाएं करके अगर इसको चालू किया जाता तो और अच्छा रहता। तो अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है क्या? नहीं, कंस्ट्रक्शन पार्ट को कंपनी का C&S कंपनी करवा रही है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसका भी पूरी तरह से निर्माण हो नहीं पाया है। बल्लियां उसमें लगी हुई हैं, उसमें जबरदस्ती का उसका शिलान्यास करवा दिया गया। ये हमारा हॉस्पिटल ब्लॉक बन रहा है, ये जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये हाल है उन मेडिकल कॉलेजों का जिनके दम पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को देश का मेडिकल हब बनाने की तैयारी हो रही है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी यूपी के सिद्धार्थनगर में थे। मौका प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन का था। इसके लिए भव्य तैयारियां हुई थीं। पहली बार प्रदेश में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन होने वाला था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे। वर्चुअल उद्घाटन के लिए सभी जिलों में नेताओं और अधिकारियों की फौज इकट्ठा थी। प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेज। यूपी के जिन 9 जिलों में ये मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए वो हैं सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर। यूपी को मेडिकल कॉलेजों की यह सौगात देने के लिए 2329 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दावा किया गया कि इन अस्पतालों में करीब 2500 नए बेड तैयार किए गए। जिस यूपी में इसी साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर के वक्त लोग इलाज और बेड के लिए
इधर से उधर भटक रहे थे, वहां साल के अंत तक इतने बेड तैयार हो जाना बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि जो दावा किया गया, क्या जमीनी हकीकत भी वही है या फिर ये चुनावी उद्घाटन है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम जब इन मेडिकल कॉलेजों में पहुंची तो हालात कुछ और ही दिखे। फूलों से सजे इस प्रशासनिक भवन को देखिए। ये फतेहपुर का राजकीय मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय रखा गया है। 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर से इस मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया तो यहां जमकर तालियां बजी। उद्घाटन के लिए मेडिकल कॉलेज आए तमाम नेताओं ने भाषण दिए और इस शोर शराबे में बड़ी सफाई से उस सच को छिपा दिया गया जो इस मेडिकल कॉलेज की हकीकत बयां करता है। ये देखिए निर्माणाधीन इमारत की बल्लियों पर टंगे पार्टी के झंडे और पोस्टर। सच यही है कि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से में काम चल रहा है, कहीं पर सरिया काटी जा रही है, कहीं पाइपिंग हो रही है। अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ चल रहा है। कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया होगा लमसम? मैक्सिमम 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। कॉलेज के सामने लगे बोर्ड पर लिखी जानकारी के मुताबिक मार्च 2019 को यहाँ काम शुरू हुआ था, जिसे 7 मार्च 2021 तक पूरा हो जाना था। लेकिन काम न तब हुआ और न अब। अब सवाल है कि जब बिल्डिंग बनी ही नहीं तो फिर इसका उद्घाटन कैसे हो गया? इतनी जल्दी क्या थी उद्घाटन करने की? उद्घाटन उस चीज का होता है जहाँ एम्बुलेंस हो, जहाँ मरीज हो, जहाँ डॉक्टर हो, बाकायदे इलाज चल रहा हो, मेडिकल कॉलेज संचालित हो, तब तो उद्घाटन समझ में आता है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया गया। बिल्डिंग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ है अभी यहाँ करीब 25% काम बाकी है, जिसमें 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन जिले के विधायक का दावा है कि मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार है। इसी सत्र में एडमिशन चालू हो जाएगी और पूरी व्यवस्था कंप्लीट है। वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो है उसमें तो कोई वो है नहीं, वो पूरा ही हो चुका है और इसी सत्र में एडमिशन होने चालू हो जाएगा। करीब 19 एकड़ में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज में 300 बेड की व्यवस्था की जानी है। इलाके के लोगों का कहना है कि अपने शहर में मेडिकल कॉलेज बनने से वो खुश हैं, लेकिन फायदा तभी होगा जब यहाँ सारी सुविधाएं मिलें। थोड़ा सा सरकार द्वारा जल्दबाजी की गई है। अगर इसी को थोड़ा सा और अच्छे से पूरा तरीके कंप्लीट करके सारी सुविधाएं करके अगर इसको चालू किया जाता तो और अच्छा रहता। मेडिकल कॉलेज की इस हालत को लेकर हमने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री से भी सवाल किया, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। मेडिकल कॉलेज पूरी तरह खुल गया है। छोटे मोटे काम जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे होते रहेंगे। घर में भी हम लोग घर बना लेते, उसमें प्रवेश कर जाते, उसके बावजूद भी कोई छोटे मोटे काम, कहीं पाइप का, कहीं बिजली का, कहीं किसी का रह जाता है, वो होता रहता है बाद में। सवाल है कि इस बिल्डिंग में फिलहाल जिस तरह काम चल रहा है, क्या वो सिर्फ छोटा मोटा काम है? और ये हाल तब है जब उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह की आधे अधूरे काम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। 4 साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। अब जरा जौनपुर की इस निर्माणाधीन इमारत को देखिए। इसे देखकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा
कि इसका भी लोकार्पण हो चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब 7 साल पहले इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन बिल्डिंग अभी भी इस लायक नहीं कि यहाँ कुछ काम हो सके। इसीलिए जौनपुर के इस मेडिकल कॉलेज में अब तक ना ओपीडी शुरू हो पाई है, ना कॉलेज में दाखिला और पढ़ाई। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज पहुंचने का रास्ता भी अभी बनाया ही जा रहा है। पूरी सच्चाई सामने ना आने पाए, इसीलिए कॉलेज प्रशासन ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी। आप हमें रोक रहे हैं गलत जगह ना, ठीक अच्छी बात है, मगर आप हमें गलत जगह रोक रहे हैं ना। हमको प्रिंसिपल से बात कराइए, हमको अंदर नहीं आने, हमको बाहर बुलाइए, प्रिंसिपल को बात कराइए। जो है यहाँ नहीं है तो अगर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कहीं आउट है स्टेशन से तो हम फोन से बात कराइए हमारी। मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, सिक्योरिटी का काम है मेरा, मैं आपको अच्छा मैं कैमरा बंद करके जाऊँ, जा देंगे कि नहीं? क्या चीज? अगर मैं कैमरा बंद कर चलिए, उनसे बात उनको बुला देता हूँ। मेडिकल कॉलेज की ये हालत क्यों है और ऐसी हालत में इसका उद्घाटन क्यों कराया गया, इस पर यहाँ के प्रशासन और नेताओं के पास कोई सीधा जवाब नहीं। डीएम का कहना है जल्द ही छात्रों का एडमिशन शुरू होगा और उसके बाद मेडिकल कॉलेज पूरी तरह काम करने लगेगा। देखिए, अभी वर्तमान में ओपीडी संचालित है। हमारा जो जिला अस्पताल है वहाँ पर पिछले कई महीनों से आप जानते हैं कि ओपीडी लगातार चल रही है। हमारे सारे डॉक्टर्स और प्रिंसिपल सब लोग वहाँ पर बैठ रहे थे। अब चूँकि लोकार्पण मेडिकल कॉलेज का हो गया, तो जैसे ही सारे छात्र हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ओपीडी और आईपीडी कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी। दावा है कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर क्लासरूम, लाइब्रेरी और हॉस्टल बनकर तैयार है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में जितना काम बाकी है उसे पूरा होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। यही हाल एटा के 300 बेड वाले इस अस्पताल का भी है। कॉलेज परिसर में चारों तरफ निर्माण कार्य होता दिख रहा है, खास तौर से उस हिस्से में जहां मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनना है। अभी काफी काम बाकी है। ये हमारा हॉस्पिटल ब्लॉक बनना है, ये 2022 जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा कॉलेज तो कंप्लीट हो चुका है पूरा, वहाँ पे क्लासेस शुरू हो सकती हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, ये अभी काम प्रोसेस में है। उद्घाटन के समय कॉलेज के प्राचार्य ने ये दावा किया था कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अस्पताल में अभी आधे से भी कम निर्माण हुआ है। सवाल है कि फिर इसका उद्घाटन क्यों किया गया। इस पर कॉलेज प्रशासन की सफाई है कि पहले साल की जरूरतों के मुताबिक काम किया जा चुका है। जो एनएमसी के नियम हैं उनके अनुसार प्रथम वर्ष एडमिशन के लिए जो हमें मिनिमम नीड था वो सारा का सारा पूरा हो चुका है। आज की तारीख में 330 बेड का हॉस्पिटल क्रियाशील है। मान्यता आने के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ओवरऑल के हिसाब से 74% काम हो रहा है। कॉलेज प्रशासन भी मान रहा है कि अस्पताल में करीब 26% निर्माण बाकी है। प्रतापगढ़ में भी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का ही चुनावी लोकार्पण हो गया। मेडिकल कॉलेज के मुख्य भवन के अंदर भी निर्माण चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी तक कॉलेज प्रबंधन को पूरी तरह से हैंडओवर भी नहीं दिया है। मेडिकल कॉलेज को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता भी कच्चा है। 213 करोड़ की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज की 2 बिल्डिंग में अभी काम भी नहीं शुरू हुआ है। हालांकि कॉलेज वाले हिस्से में छात्रों के लिए क्लासरूम और लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है। इसी के आधार पर कॉलेज प्रशासन ने तैयारी पूरी होने के दावे कर दिए। हमारी पड़ताल में मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बाकी सबसे बेहतर स्थिति में नजर आया। यहाँ पर कॉलेज से लेकर अस्पताल तक का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पूरे परिसर में बिजली का कनेक्शन मिलना अभी भी बाकी है। यूपी के नए नवेले इन मेडिकल कॉलेजों में आधे अधूरे काम को लेकर प्रशासन और सरकार का यही कहना है कि नियमों के मुताबिक जरूरी काम पूरा हो चुका था, इसीलिए उद्घाटन किया गया। लेकिन कागजी दावों और जमीनी हकीकत का फर्क आपके सामने है। तो चुनावी उद्घाटन पर आप घंटी जरूर बजाइए।
और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ ABP न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट जरूर करें। MP के रीवा से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक बेटे को इलाज के लिए अपनी बुजुर्ग मां को चारपाई पर रखकर पैदल चलना पड़ा। जाहिर है सरकार अपने भाषणों में विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी बहुत अलग है। गांव में आज भी डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस पहुंचती नहीं। उसके बाद मजबूर लोग किस मुसीबत से गुजरते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश आधुनिकता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो कहीं आज भी जरूरी सुविधाओं का अकाल पड़ा है। देश के रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसे बनने लगे हैं, लेकिन बीमार मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहे हैं। नतीजा कभी कभार आज भी देश के किसी कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जो दिल को झकझोर कर देती हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बेटा अपनी बीमार बूढ़ी मां को खाट पर सुलाकर 3 किलोमीटर पैदल चला। ऐसी तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं कि बुजुर्ग महिला के साथ साथ MP का हेल्थ सिस्टम भी खाट पर लेटा है। पनवार गांव की 85 साल की बुजुर्ग सुगनी देवी को पैर में इंफेक्शन के चलते इलाज की जरूरत थी। देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है उसमें गांव के भीतर ही डॉक्टर की सुविधा हो, ये तो उम्मीद करना ही बेमानी है। लेकिन शहर तक पहुंचने के लिए मरीज को एम्बुलेंस भी नहीं मिला। लिहाजा बेटे ने चारपाई पर मां को लिटाया और पैदल चलने लगा। उसके बाद किसी तरह किराए की गाड़ी कर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। इस पिकअप वैन को गांव तक ही क्यों नहीं बुलाया गया? तो इसका जवाब है कि सीधे गांव तक गाड़ियां पहुंचने के लिए आज भी सड़क नहीं है। गांव 3 किलोमीटर खाट में लेके आए हैं तो क्या वहाँ गाड़ी की व्यवस्था है कि नहीं है? गाँव नहीं है। तो फिर वहाँ से कैसे लेके आया? चारपाई से लेकर आए। चारपाई से मेन रोड तक आए। मेन रोड तक आए। उसके बाद फिर? इसके बाद फिर पिकअप किए। रास्ते में पिकअप किए है ना? फिर पिकअप से लेके यहाँ तक पहुँचे। पिकअप से लेकर रीवा आए। तो रीवा के इस गांव के लिए ना एम्बुलेंस है और ना एम्बुलेंस के चलने के लिए सड़क। तो फिर सवाल है कि सरकार किस बूते चुनावी भाषणों में विकास के ढोल पीटती है। तो इस हेल्थ सिस्टम को एक तरीके से बर्बाद करने वालों की घंटी जरूर बजाइए और तबाही का जखीरा बनाने वाली चीन की आगे हम घंटी बजाएंगे। देखते रहिए ABP न्यूज। अब इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक इश्यू वाली खबरें आपको दिखाएंगे और खबर यह है कि चीन की नीयत और चाल अब चंडाल जैसी हो गई है। वो चोरी छिपे हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से अपने ही मुल्क से बाहर नहीं निकले। लोगों को लगा कि कोरोना की वजह से जिनपिंग ने चीन के बाहर आना जाना बंद किया है, लेकिन कहानी अब खुलकर सामने आ रही है। दरअसल हुआ ये कि इतने दिनों से जिनपिंग चीन में रहकर विध्वंसक हथियारों का परीक्षण करा रहे थे। 1 साल में जिनपिंग की सनक ने वो काम कर दिया जो पूरी दुनिया के देश मिलकर नहीं कर पाए। भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक अब सब कुछ जिनपिंग की जद में आ गया है। बमों का बढ़ता खतरा है। मिसाइलों का ढेर 1 साल के अंदर निखरा है। यकीन मानिए, एशिया के एक नेता का दिमाग सनका है। चेहरा सब पहचानते हैं और अब धीरे धीरे इरादे भी हर कोई भांपने लग गया है। क्या वाकई में जिनपिंग ने धरती की सतह पर नए परमाणु बम उतारे? क्योंकि चीन की गुप्त गुफाओं से अब जो खबर आई है वो तो यही बता रही है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग कोरोना काल के 2 साल से अपने देश में छिपकर
न सिर्फ चीन की सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं बल्कि दुनिया के लिए तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। और खबर यह है कि साल 2020-21 में चीन ने 250 यानी 250 मिसाइलों का परीक्षण किया है। सभी 250 मिसाइलों का परीक्षण चुपके से कोरोना काल में हुआ। परीक्षण की गई मिसाइल लंबी दूरी की है और तेज मारक क्षमता वाली है। एक साल में पूरी दुनिया में जितना परीक्षण नहीं हुआ उससे ज्यादा अकेले चीन ने ही मिसाइलों का परीक्षण कर लिया। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कुटिलता से चीन अपने मकसद को आगे बढ़ाने में लगा है। एक तरफ दुनिया कोरोना में मरती रही, बिलखती रही, उलझती रही और दूसरी तरफ चीनी जिनपिंग ने युद्ध का जखीरा तैयार कर लिया। दुनिया की बाकी ताकतों के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल नहीं आती है। सच्चाई यह है कि दुनिया चीन को सिर्फ उतना ही जानती है जितना वहां की सरकारें चीन के प्रोपेगेंडा या फिर कह सकते हैं सरकार के प्रोपेगेंडा को चैनलों के माध्यम से बताना चाहती हैं। और यही वजह है कि चीन चोरी चोरी वो सभी काम कर जाता है जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों को धत्ता बता जाते हैं। मगर चीन जो परमाणु विस्तार के लिए लगा हुआ है, उसने सुपर पावर अमेरिका के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। और ये वाकई चिंता का विषय है। जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब चांडाल नियत वाले चीन ने मिसाइलों का परीक्षण किया। तो सवाल है कि आखिर चीन का इसके पीछे मकसद क्या है, उसकी मंशा क्या है। चाइना का लक्ष्य है कि वो 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें। और पिछले वर्ष चाइना ने 250 से भी ज़्यादा मिसाइल्स का टेस्ट किया है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट चाइना ने अभी हाल में ही किया है, जो कि अंतरिक्ष से किसी लक्ष्य को भेज सकती है। चाइना अपने नाभिकीय अस्त्रों की संख्या को भी बढ़ा रहा है। जाहिर है कि चाइना अपने मिलिट्री माइट को लगातार बढ़ाता जा रहा है और उसकी मंशा पूरे विश्व में स्ट्रेटेजिक रूप से डोमिनेट करने की। यानी इसी से साफ है कि चीन की नीयत ठीक तो बिल्कुल नहीं है और हिंदुस्तान तो छोड़िए, वो धीरे धीरे अमेरिका तक के लिए खतरा बनता जा रहा है और अमेरिका भी अब इसे भांपने लगा। 2020 में अमेरिका ने चीन पर परमाणु बम के परीक्षण का आरोप लगाया था। 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। चीन ने 2027 तक अपने परमाणु बमों की संख्या 700 और साल 2030 तक परमाणु बमों की संख्या 1000 करने की कोशिश में लगा हुआ है चीन। इसके अलावा चीन न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का भी काम कर रहा है, जो दक्षिणी चीन सागर में उसके दबदबे को बढ़ा सके। और हर कोई जानता है कि वर्षों से चीन की चाहत समूचे साउथ चाइना सी को निगल जाने की है। वो पूरे समंदर पर अपना कब्जा चाहता है, उस इलाके के व्यापार पर पूरा नियंत्रण। और ऐसे में जिनपिंग का चीन सबसे पहला खतरा उधर के छोटे मुल्कों के लिए बन चुका है। एक बात जिस पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी अब सोचने की जरूरत है, वो ये है कि चीन के इस खतरे से निपटा कैसे जाए, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इतना ही नहीं, चीन का मंसूबा यह है कि वो खुद को एक बड़ी परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित कर सके और ऐसा होने के बाद सबसे पहले चीन अपने पड़ोसी देश ताइवान पर पूर्ण कब्जा करेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद चीन अमेरिका के बमों को काउंटर करने के लिए बड़े हथियार तैयार करेगा, जिससे कि अमेरिका के बमों को बैलेंस किया जा सके। और ऐसा होने के बाद चीन छोटे छोटे देशों पर मनमानी करेगा और ये खतरा अब गले तक पहुंच चुका है। और कहने की वाजिब वजह और पुख्ता सबूत भी है, क्योंकि चीन अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को ही महाविनाशक हथियारों से लैस कर रहा है। और खबर तो ये भी है कि चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का परीक्षण कर लिया है। तो ऐसे में सवाल है कि इस खतरनाक चीन को आखिर रोकेगा कौन? चाइना अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ाता जा रहा है और चाइना के जो परमाणु हथियार हैं वो 2027 तक 700 की संख्या में पहुंच सकते हैं और 2030 तक इसकी संख्या 1000 तक हो सकती है। चाइना लगातार अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाता जा रहा है और जाहिर है कि चाइना के ये जो कदम हैं ये पूरे विश्व में नाभिकीय प्रतिस्पर्धा को जन्म देंगे। अन्य महाशक्तियां भी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आगे बढ़ाएंगी और जाहिर है कि ये पूरे विश्व में जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स बनी हुई हैं, एनपीटी की जो रिजीम है, जो अन्य रिजीम्स हैं, उसके लिए निसंदेह ये खतरा पैदा करेंगी और इसके लिए चाइना जिम्मेदार होगा।
चाइना के इस तरीके की अति महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे विश्व की जो नाभिकीय संधियां हैं उस पर अब खतरा पैदा हो गया है। खैर चीन के इरादे जो भी हो, मगर वह दुनिया के नियमों को धता तो जरूर बता रहा है और उसे तोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। CTBT परमाणु संधि के तहत धरती, आकाश, पाताल हर जगह परमाणु बम परीक्षण पर पूरी तरह रोक है। साल 1996 में चीन ने CTBT संधि पर हस्ताक्षर किए थे, हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिर भी चीन ने CTBT की सभी शर्तों को मानने की शपथ ली है। अगर संधि लागू है तो परमाणु परीक्षण की संदिग्ध जगह पर बाहर की एक टीम निरीक्षण करने जाएगी। लेकिन चीन सब कुछ चोरी छिपे कर ले रहा है और किसी को भनक नहीं लगने दे रहा है। इसमें किसी को रत्ती भर संदेह नहीं कि जिनपिंग की विस्तारवादी सोच विध्वंसक है और अब तो जिनपिंग का तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनना भी तय माना जा रहा है और ये पूरे दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों से जिनपिंग चीन से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन इन पिछले 2 सालों के दौरान चीन ने अपने हथियारों का जखीरा काफी बढ़ा दिया है और हथियार भी कोई ऐसे वैसे नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर परमाणु हथियारों के लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। और चीन ऐसा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, उससे बड़ी सुपर पावर बन जाने के लिए कर रहा है। क्योंकि कोल्ड वॉर के दौर में रूस ने भी खूब परमाणु परीक्षण किए थे ताकि अमेरिका से आगे निकला जा सके और उसी रास्ते पर अब जिनपिंग का चीन भी चल पड़ा है। क्योंकि देखा जाए तो 1946 से लेकर 1996 के बीच चीन ने 45 परमाणु परीक्षण किए। चीन के पास अभी कुल 320 परमाणु बम है। परमाणु बम ले जाने के लिए 90 बैलिस्टिक मिसाइल भी चीन के पास मौजूद है। अब उसने एक साल में 250 और मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। ऐसे में खबर सिर्फ ये नहीं है कि चीन 250 मिसाइलों का परीक्षण पिछले 1 साल में कर चुका है, बल्कि खबर ये है कि चीन ने ऐसे मिसाइलों का परीक्षण किया है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अगर कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो अमेरिकी और भारतीय मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही जवाबी हमला कर देगा। यानी कि वो मिसाइलों के गिरने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे से पहले ही दूसरे के लिए खतरा बन जाने की कोशिश करेगा। और ऐसे में देखा जाए तो पड़ोसी देश होने के नाते हिंदुस्तान के लिए भी चीन चिंता का विषय बनता जा रहा है। वो अपनी लामबंदी तेज कर रहे हैं। क्वाड का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। अभी हाल में ही क्वाड के लीडर्स की पहली इन पर्सन समिट वाशिंगटन में हुई थी और जिसमें कि चाइना के चैलेंज पर विशेष रूप से चर्चा की गई और अनेक प्रस्ताव पास किए गए। ऑकस जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अलायंस है और वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है। और भारत की जो रणनीति है चाइना को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व वाला ये जो नया भारत है, ये इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि चाइना जैसे नकारात्मक चरित्र वाले राष्ट्र का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किया जा सकता है। और इसके अलावा पिछले दिनों के घटनाक्रम से साफ है कि भारत का रुख चीन के लिए आक्रामक ही रहने वाला है। ऑफेंस का जवाब डिफेंस से देना भारत ने अब छोड़ दिया है। चीन कितनी भी ताकत बढ़ा ले, लेकिन उसका सामना भी हिमालय जैसी मजबूत हिंदुस्तानी हिम्मत से है। संदेश तो यही साफ दिया जा चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल रहे हैं। पिछले 20 सालों से लोकतंत्र निर्माण के लिए अफगानिस्तान एक एक कड़ी को जोड़ने की पुरजोर कोशिश करता रहा, लेकिन सब धराशायी हो गया। जब से आतंकियों का राज दोबारा लौटा, तब से संसद भवन भी बंदूकधारियों की बैठकी बन चुका है। काबुल में कितने धूमधाम से नए संसद भवन का निर्माण हुआ था, वो सब अब आतंकियों के कब्जे में है।
अब तालिबान के आतंकी वहां बैठकें करते हैं, मजमे लगाते हैं और पता नहीं भविष्य के कौन से अफगानिस्तान के लिए नीतियां बनाते हैं। आगा मुफसिदीन अनासिर चे वक्त है पियो लिबास बल लिबास इस्लामी इमारत तालिबानी बड़ी बड़ी तकरीरें देते दिखाई दे रहे हैं। ये आतंकी हुक्मरान जिस जगह पर बैठे हैं वो काबुल का संसद है। इसे बनवाया गया था इस उम्मीद के साथ कि अफगानिस्तान में अब लोकतंत्र और अमन का शासन रहेगा। इस नए संसद भवन का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से भी नाता है। ये वही संसद भवन है जिसे तैयार करवाने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली थी। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से भारत के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने इसका निर्माण कराया। बड़े शानो शौकत से ये बना था। साल 2007 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इन जंजीर शेर खान सिंह, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। फ्रेंडशिप इज माई फेथ, फ्रेंड इज माई लाइफ। ये भव्य इमारत अफगानिस्तान को लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर भारत की ओर से भेंट कहा जाता है, लेकिन आज ये आतंक का अड्डा बन चुका है। अक्टूबर महीने की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए, जब यहाँ टेबल, स्पीकर की कुर्सी पर हर जगह आतंकी बैठे थे। AK-47 के साथ संसद के भीतर आतंकियों की ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। अगस्त महीने में अफगानिस्तान से चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाकर काबुल पर काबिज हुए तालिबान का इस संसद भवन पर भी कब्जा हो गया और उसी के साथ लोकतंत्र की उम्मीदें भी धराशायी हो गईं। अफगानिस्तान अपने इतिहास को बदल पाने में नाकाम रहा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।